हेलो स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ अपनी नई क्लास के साथ। आज की क्लास मेरी क्वेश्चन आंसर बेस है। क्वेश्चन आंसर बेस जैसा कि आप लेसन को ही देख रहे हैं कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये लेसन, इस लेसन को अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया है और उम्मीद करता हूँ कि वो लेसन आपने पढ़ भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अब मैं उन सब पे आ जाता हूँ जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और जिन्होंने उस लेसन को पढ़ा नहीं है, तो मैं उनको लिए एक लेसन का ओवरव्यू जल्दी से दे देता हूँ, फिर उसके बाद इसका मैं क्वेश्चन आंसर शुरू करूँगा। लेकिन क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह है आपकी अपनी क्लास, एक्सीलेंस क्लास, जहाँ पे आपको मैं हर चीज़ एकदम डिटेल में बताता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब चलते हैं हम लेसन के ओवरव्यू की तरफ। लेसन का ओवरव्यू कुछ इस प्रकार से कि नेल्सन मंडेला जो पहले अफ्रीकन राष्ट्रपति थे जो कि काले थे, काले राष्ट्रपति पहले थे। उनका नाम इतना मशहूर क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे काले लोगों की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। वे 30 वर्षों तक उनकी आज़ादी को लेकर जो विचारधारा थी, उस विचारधारा के तहत वो जेल में रह के आए थे। अब काले लोगों की आज़ादी से क्या मतलब है? क्योंकि वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में था, साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों ने एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट किया था, ऐसा सिस्टम खड़ा किया था कि वहाँ पे जो काले लोग थे, यानी कि जो वहाँ पे काली चमड़ी वाले लोग थे, उनको उतनी आज़ादी नहीं थी, उनको किसी भी चीज़ में आज़ादी नहीं थी, उनको स्वच्छता से जीवन जीने की आज़ादी नहीं थी, उनको किसी भी चीज़ को अपने मन से करने की आज़ादी नहीं थी। वे एज ए स्लेव साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों के दास के रूप में काम करते थे। और नेल्सन मंडेला ये देखकर उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि वो एक लड़ाई लड़ने लगे और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने काले लोगों के लिए और उनकी आज़ादी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी और 30 वर्षों तक वो जेल में रहे। और फिर अंततः 1994 10 मई 1994 को उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस सत्ता में आई और वे पहली बार साउथ अफ्रीका के काले राष्ट्रपति बने। और ये जो लेसन एक्सट्रैक्ट किया गया है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उससे लिया गया है और ये उस बुक का थोड़ा सा अंश लिया गया है। इस लेसन में ये बताया गया है कि क्या कारण था कि उन्होंने जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और कौन कौन सी आज़ादी जो उनके देशवासियों को, उनके लोगों को उपलब्ध नहीं थी, जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया और अंततः अपने लोगों को उन्होंने आज़ादी दिलाई। लेसन को ज़्यादा डिटेल में अगर जानना है तो आपको इस लेसन के जो मैंने पढ़ा रखा है एकदम डिटेल में, उसको देखना पड़ेगा। उसके 2 वीडियो हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ऊपर आई बटन पर लिंक है, वहाँ जाके आप उस वीडियो को बहुत ध्यान से देख के समझ लीजिए और फिर इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आंसर जो कि बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपके लिए लेकर आता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आंसर को आप आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि ये हाई स्कूल का है क्लास है। इसमें आप छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर के बेस पे आप अपनी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बोर्ड परीक्षाएं एकदम कंफर्म है, होनी ही कई राज्यों में शुरू हो चुकी है। अपने राज्य में भी जल्दी से इसकी शेड्यूल आने वाला है और इसकी परीक्षा भी जल्दी होने वाली है। तो उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इस लेसन का क्वेश्चन आंसर जानना जरूरी है। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप क्वेश्चन आंसर को याद करना चाहते हैं, क्वेश्चन को तैयार करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन आंसर को कभी याद मत कीजिए। क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, उनके आंसर को कभी मत याद कीजिए। आंसर को याद करने से बेहतर होगा कि आप लेसन को पढ़ के समझ लीजिए और लेसन को पढ़ के समझने के बाद तब आप क्वेश्चन के आंसर को जब पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर एक बार में आपके माइंड में एकदम जाके फिट हो जाएगा, फिर कभी आप उसे भूलेंगे नहीं। तो बेहतर होगा कि आप लेसन को पहले पढ़ लीजिए, फिर इनके बाद इसके लेसन क्वेश्चन को जो मैं इस क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन के बाद इनके आंसर दूंगा, उन आंसर को आप नोट करके एक बार पढ़ेंगे, आपके लिए आंसर वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से नए नए क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। सेरेमनी यानी कि जो इनॉग्रेशन थी, शपथ ग्रहण समारोह था, उस शपथ ग्रहण समारोह को कहाँ पे रखा गया था। तो आपने अगर लेसन को पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि शुरुआत में ही लिखा है कि इससे जो शपथ ग्रहण समारोह था वो एमपी थिएटर में रखा गया था। और एमपी थिएटर जो था यूनियन के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग थी। एमपी थिएटर मतलब एमपी थिएटर एक खुली सी जगह का कहते हैं, जिसे आपने स्टेडियम देखा है, क्रिकेट स्टेडियम। उस क्रिकेट स्टेडियम में क्या होता है, चारों तरफ से कुर्सियाँ लगी होती है, बीच में खाली जगह होती है खेलने के लिए। उसी तरह से एमपी थिएटर भी बनाया गया था कि चारों तरफ से उसमें स्टेयर्स थी, सीढ़ियाँ थी और सीढ़ियों के ऊपर कुर्सियाँ लगी हुई थी और ऊपर की तरफ जाती हुई कुर्सियाँ थी और बीच में
खाली स्थान था जहाँ पे जो मंडेला थे उन्होंने अपने शपथ को लिया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि एम्पी थे जो सेरेमनीज थी वो एम्पी थिएटर में हेल्ड की गई थी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता है? द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। मतलब जो सेरेमनीज थी वो प्यारे से सैंडस्टोन बलुआ पत्थरों की बनी हुई जो बिल्डिंग थी जो कि प्रिटोरिया की बिल्डिंग थी, वहाँ पे सेरेमनीज को मतलब उस इनॉग्रेशन को, शपथ ग्रहण समारोह को हेल्ड किया गया था, वहाँ पे उसे रखा गया था। क्या आप बता सकते हैं कि भारत में कोई एक मतलब किसी एक बिल्डिंग का नाम बताइए जो सैंडस्टोन की बनी हो? अगर आपको पता है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत की कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जो कि सैंडस्टोन की बनी हुई है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन निकलता है कि एट द बिगिनिंग, शुरुआत में हिज स्पीच मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, व्हाट डज ही मीन? मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का मतलब क्या था जो शुरुआत की स्पीच में उन्होंने दिया था? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, और अंत में उन्होंने जो बोला था ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, इसका क्या मतलब था? तो इन दोनों का मतलब यदि आप लेसन में पढ़े होंगे तो समझे होंगे कि क्या बताया था कि ह्यूमन डिजास्टर वो था कि जो गोरे लोग कालों पे राज करते थे और उनको अपने बंधनों में जीने के लिए मजबूर करते थे, उनको स्वेच्छा से जीने नहीं देते थे, यही था ह्यूमन डिजास्टर। और ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या था कि एक दिन उन्होंने लड़ाई लड़ते लड़ते उन गोरे लोगों का शासन खत्म किया और काले लोगों को समान अधिकार दिलाया, यही उनका ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट था। तो यही इसका आंसर निकल के आएगा। देखिए आंसर क्या निकलता है, तो देखिए आंसर क्या निकला, बाय दिस ही मीन वाइट रूल इन साउथ अफ्रीका ओवर द ब्लैक्स, इट इज लास्ट वेरी लॉन्ग। मतलब ये जो सफ़ेद गोरे लोग थे वो अफ्रीका पे राज करते थे, बहुत लंबे समय तक राज किए थे। इट वॉज रियली ए डिजास्टर व्हाइट मैन रूलिंग ओवर द ब्लैक। ये वास्तव में एक विनाश था जो कि विनाशकारी पल था जब वो जो सफ़ेद लोग थे, जो गोरे लोग थे, वो कालों पर राज करते। ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का मतलब ये है, इसमें कहने का मतलब उनसे कि इज देयर गेटिंग पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट रूल बाय द ब्लैक नेटिव। और ये राजनीतिक आज़ादी से उनकी ह्यूमन अचीवमेंट का मतलब है कि जो सफ़ेद गोरे लोगों की जो शासन था उससे राजनीतिक आज़ादी उनको मिली थी, यही उनके लिए उस समय ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या निकलता है, तो अगला क्वेश्चन है व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मतलब मंडेला जो थे, जो अंतर्राष्ट्रीय जो लीडर्स थे, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनेता थे जो उनकी धरती पर आए थे, उसके लिए क्या क्या धन्यवाद दे रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जो उनकी उपस्थिति थी वहाँ पे, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं की जो उनकी धरती पर उपस्थिति थी, वो इस बात का द्योतक थी, इस बात की सूचना देती थी कि उनको भी ये जो राजनीतिक उथल पुथल हुई है साउथ अफ्रीका में, ये उनको पसंद है और वो साउथ अफ्रीका की इस राजनीतिक आज़ादी को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए और उसमें भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। इस बात के लिए उन्हें जो मंडेला थे वो धन्यवाद दे रहे थे। तो इसका आंसर देखिए क्या निकलता है, तो इसका आंसर निकलता है ही थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर फॉर देयर प्रेजेंस। उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते इन द इनॉग्रेल सेरेमनी एंड बीइंग विद द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, इट इज़ अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। मतलब वहाँ पे वो राजनीतिक आज़ादी उनको मिली थी, उसके लिए वो उनको धन्यवाद दे रहे थे। मतलब वो राजनीतिक आज़ादी के जश्न में शामिल होने के लिए इंटरनेशनल लीडर्स के, इसके लिए वो उनको धन्यवाद दे रहे थे। क्लियर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट आइडियल डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। मतलब साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने क्या आइडियल सेट किया था, क्या आइडियल उन्होंने बताया था कि साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए आवश्यक है। तो उन्होंने जब आपने लेसन को पढ़ा है तो उन्होंने क्या बताया था कि वो अब कभी दोबारा जो साउथ अफ्रीका या उसके लोगों को ये आइडियल सेट किया था कि कभी दोबारा ऐसी जो ह्यूमन डिजास्टर हुई थी, गोरे लोग जो काले लोगों पर शासन कर रहे थे, ऐसी जो समस्या है, ऐसा जो समय है, फिर कभी वो साउथ अफ्रीका में वापस नहीं आने देंगे। ये प्रयास करेंगे, ये उनकी पूरी तरह से चेष्टा रहेगी, कभी वो ऐसा समय दोबारा जो साउथ अफ्रीका में अब दोबारा ना आए। तो यही इसका आंसर होता है। देखिए आंसर क्या निकलता है,
तो आंसर क्या निकला? ही सेट आउट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग हिज पीपल फ्रॉम वेरियस बॉन्डेजेस इम्पोज्ड बाई वाइट रूलर्स। मतलब उन्होंने आइडियल सेट किया कि वो जो सब गोरे लोग द्वारा जो विभिन्न प्रकार के बंदिशें थी, विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबंध थे उनके ऊपर, वो दोबारा अब उसको नहीं आने देंगे, उससे अपने लोगों को वो मुक्त रखेंगे। और ये बंदिशें क्या थी? वो थी गरीबी, अभाव, बीमारी, रंग भेद, जाति भेद, ये सारी चीज़ें जो गोरे लोग वहाँ शासन करते थे, तब उन्होंने काले लोगों पे ये सब चीज़ें थोप रखी थी ज़बरदस्ती की, उसे उनको ये चीज़ें माननी पड़ती थी। ऐसा डिजास्टर, ऐसा ह्यूमन डिजास्टर वो दोबारा साउथ अफ्रीका में आने नहीं देंगे। ये चीज़ उन्होंने साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए आइडियल सेट किया था। क्लियर? अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई। अब मिलिट्री के जनरल, मिलिट्री के आला अधिकारियों ने क्या किया था और उनका दृष्टिकोण कैसे बदला था और क्यों बदला था। लेसन अगर आपने पढ़ा या अभी तक में आपने सुना होगा कि मैंने बताया कि आप लोग जो नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं कि नेल्सन मंडेला ने काले लोगों के प्रति लड़ाई लड़ी और 30 वर्षों तक जेल में रहे, लेकिन अंततः 1994 में उनकी पार्टी जीती और वो राष्ट्रपति बनाए गए। और यही था मिलिट्री जनरल ने क्या किया था। मिलिट्री जनरल जब वो राष्ट्रपति बने थे तब आके उन्होंने सैल्यूट किया था और उनका एटीट्यूड, उनका दृष्टिकोण इसलिए बदल गया था क्योंकि अब वो जो एक रेबेल नहीं रह गए थे, एक आंदोलनकारी नहीं रह गए थे, अब वो एक जो थे प्रेसिडेंट बन गए थे और इसी कारण से उनका जो एटीट्यूड था वो चेंज हो गया था। क्लियर? तो यही इसका आंसर होगा। देखिए आंसर क्या निकलता है। तो आंसर देखिए क्या निकलता है। तो मिलिट्री जनरल्स, थोड़ा सा आंसर लंबा हो गया है लेकिन जरूरी था क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि आंसर लंबा देना जरूरी था। तो देखिए आंसर क्या है। तो मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड मंडेला टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। एंड जो मंडेला के जो जर्नल्स थे, जर्नलों ने मंडेला को सैल्यूट किया। क्यों सैल्यूट किया? टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, मतलब जो राजनीतिक थी, वह प्रजातंत्र था, उस प्रजातंत्र के प्रति अपने वफादारी को दिखाने के लिए उन्होंने उन्हें सैल्यूट किया। देयर एटीट्यूड हैज चेंज फ्रॉम व्हाट इट यूज्ड टू बी बिफोर। उनका जो दृष्टिकोण था वो पहले के मुकाबले बदल गया था। बिफोर द सेरेमनी में, सेरेमनी के पहले जो उनका दृष्टिकोण था वो दृष्टिकोण अब उनका बदल गया था। पहला दृष्टिकोण क्या था? अर्लियर, पहले दीज जनरल्स हैड ट्रीटेड मंडेला एज ए क्रिमिनल। पहले जो था वो वही जनरल जो थे मंडेला को एज ए क्रिमिनल, एज ए अपराधी ट्रीट करते थे। सो दे वुड हैव अरेस्टेड हिम, इसलिए वो उन्हें अरेस्ट कर लेते थे, गिरफ्तार कर लेते थे। दिस एटीट्यूड इज चेंज, और ये दृष्टिकोण बदल गया था ड्यू टू द फैक्ट, क्योंकि सच्चाई ये थी कि मंडेला वॉज नाउ द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ देयर कंट्री। और क्योंकि मंडेला जो थे अब उनकी राज्य के, अब उनके देश के राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस आंसर को लिखिए और फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या निकलता है कि व्हाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि लेसन पढ़ा, उसमें बताया गया कि एक वो दिन उनके लिए बहुत ही यादगार था जब उन्हीं की शपथ ग्रहण समारोह में दो राष्ट्रगान गाए थे। लेकिन दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे? दो राष्ट्रगान वहाँ पे इसलिए गाए गए थे क्योंकि उनके राष्ट्रपति बनने से पहले जो जातिगत घृणा थी, रंग भेद वाली घृणा थी, उस घृणा को खत्म करने के लिए वहाँ पे उन्होंने दो राष्ट्रगान गवाए थे। एक राष्ट्रगान जो था जो काले लोग गाते थे, एक राष्ट्रगान वो था जो गोरे लोग गाते थे। जी हाँ, साउथ अफ्रीका में दो राष्ट्रगान गाए जाते थे। गोरे लोगों का अलग राष्ट्रगान था, काले लोगों का अलग राष्ट्रगान था। और उन दोनों राष्ट्रगान का मतलब एक दूसरे को नहीं पता था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से घृणा करते थे। गोरे लोग काले से घृणा करते थे, काले लोग गोरों से घृणा करते थे, इसलिए उन दोनों को एक दूसरे के राष्ट्रगान का मतलब नहीं था। और इसी घृणा को खत्म करने के लिए वहाँ मंडेला जी ने वहाँ पे दो राष्ट्रगान गवाए थे। तो यही इसका आंसर होगा। देखिए क्या आंसर होता है। देखिए आंसर क्या निकलता है। टू नेशनल एंथम्स, वन ऑफ द ब्लैक्स एंड अदर ऑफ द वाइट्स, मतलब एक काले का था एक गोरे का था। वर संग टू एंड द रेशियल प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब था घमंड, घृणा। प्रेजुडिस का मतलब होता है घृणा। तो जो जातिगत घृणा थी उसको अंत करने के लिए, टू एंड द रेशियल प्रेजुडिस, जातिगत घृणा को खत्म करने के लिए। इट सिग्निफाइड, ये द्योतक था, ये सूचक था द इक्वलिटी ऑफ द बोथ रेसेस, कि वो दोनों जातियों की समानता का सूचक था, इसीलिए वहां पे दो राष्ट्रगान गाए गए थे। क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या निकलता है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या निकल के आता है, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। मंडेला जो थे अपने जो राज्य में, अपने देश में जो सरकारी व्यवस्था थी इसको कैसे बताते हैं। इन द फर्स्ट डिकेड, मतलब पहले दशक में, इन द फाइनल डिकेड, और आखिरी दशक में, किसके, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में और 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में जो सरकारी तंत्र था, जो सरकारी व्यवस्था थी, उसको किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं। और 20वीं शताब्दी का मतलब सन 1901 से सन 2000 तक, ये हुई 20वीं शताब्दी। और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में और आखिरी दशक में क्या सरकारी व्यवस्था थी। आपने लेसन को ढंग से पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जो बताया जा रहा है कि पहले दशक में क्या था, कि पहले दशक में ये था कि जो वहाँ पे सरकारी तंत्र था वो काले लोगों से भेदभाव रखता था। लेकिन वहीं आखिरी दशक में यानी 1991 से सन 2000 के बीच में वही जो तरीका था, वही जो सिस्टम था, वो पूरी तरह से वहाँ चेंज हो चुका था। अब वहाँ पे गोरे लोग और काले लोग इक्वल हो गए थे, यही उन्होंने बताया है। तो इसका आंसर देखिए क्या निकलता हमारे सामने। तो देखिए आंसर क्या निकलता, इन द फर्स्ट डिकेड of the 20th century, the whites of South Africa patched up their differences. They built a system of racial domination against the black people of their own land. मतलब पहले डिकेड, पहले दशक में क्या हुआ था, पहले दशक में ये हुआ था कि जो गोरे लोग थे उन्होंने अपने बीच के सारे मतभेद भुला दिए थे। मतलब जो आपस में लोगों के लड़ाई झगड़े होते हैं, सारे लड़ाई झगड़े भुलाकर उन्होंने एक रेशियल, एक जातिगत जो सिस्टम होता है वहाँ पे वो खड़ा किया। और वो जातिगत सिस्टम क्या था, वो काले लोगों के खिलाफ था, वो उनके अधिकारों का हनन करने वाला था। ये पहले दशक में हुआ था। जबकि जो आखिरी दशक में क्या हुआ था, इन द लास्ट डिकेड देयर सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर। और आखिरी दशक में ये हुआ कि उनका जो ये सिस्टम था पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, बदल गया। इट वॉज रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर स्किन कलर। और उसकी जगह पे एक ऐसे सिस्टम ने उसका स्थान लिया जो किसी रंग भेद के बिना था, और बिना रंग भेद के वो सारे लोगों को समान अधिकार देता था। ऐसे सिस्टम ने दिया। तो यही उनका डिस्क्रिप्शन था जो कि फर्स्ट डिकेड और लास्ट डिकेड के बीच में उन्होंने दिया था। क्लियर। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख क्या निकलता है कि व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के लिए साहस का क्या मतलब था। तो आपने यदि मेरे दूसरे पार्ट को ध्यान से सुना होगा तो उसमें मैंने बताया कि मंडेला के लिए साहस का मतलब ये था कि डर के ऊपर विजय पा लेना। मतलब वो बताए, वो उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया है कि मेरे लिए साहस का मतलब यही था कि अपने डर पर आप विजय प्राप्त कर लीजिए और वही आपका साहस होगा। तो आंसर देखिए क्या निकलता है हमारे सामने। तो आंसर देखिए क्या निकलता है, द करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। मतलब करेज जो है डर की अनुपस्थिति ही करेज नहीं होती, बट द ट्रिम्फ ओवर द फियर इज रियल करेज। और बल्कि डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना ही वास्तविक साहस है अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार यही वास्तविक साहस है कि आप अपने डर पर विजय प्राप्त कर लीजिए। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने निकलता है वो क्या आता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट ट्वाइन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। मंडेला ने कौन सी दो जिम्मेदारियों के बारे में बताया, कौन सी जो जिम्मेदारियों का मेंशन किया इस लेसन में। तो आपने अगर लेसन को पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जो मंडेला थे उन्होंने अपने परिवार के प्रति, अपने बीवी बच्चों, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, सबके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बताया है। पहले कर्तव्य में, पहले जिम्मेदारी में। दूसरी जिम्मेदारी क्या है उन्होंने बताई है। दूसरी जिम्मेदारी बताई है कि अपने लोगों के प्रति यानी अपने अनुयायियों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी जाति के प्रति भी आपको लॉयल रहना चाहिए। यही दोनों नैतिक जिम्मेदारी इस लेसन में मंडेला जी ने बताई है। तो ये है, देखिए इसके आंसर क्या निकलता हमारे सामने। तो देखिए आंसर क्या निकला, ही मेंशंस द ट्वाइन ऑब्लिगेशन। दोनों ने दो प्रकार की जिम्मेदारियां बताई है। पहले क्या, वन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक कर्तव्य जो है अपने परिवार के लिए है। हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता। हिज वाइफ, अपनी पत्नी। हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए। सेकंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए। हिज कम्युनिटी, अपनी जात के लिए। एंड हिज कंट्री, और अपने देश के लिए। यही दो ऑब्लिगेशन, यही दो नैतिक जिम्मेदारी जो है मंडेला ने इस लेसन में मेंशन की है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या निकलता है हमारे सामने। तो अगला क्वेश्चन देखिए निकल के आता है, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर्स इज फ्री, वाई और वाई नॉट। क्या मंडेला सोचते हैं जो अत्याचारी थे
जो किसी के ऊपर अत्याचार करते थे वो आज़ाद थे, क्यों या क्यों नहीं? तो आपने लेसन को अगर पढ़ा होगा तो सोचा होगा, देखा होगा आपने कि लेसन के लास्ट में, सेकंड जो मेरा वीडियो आया उसके लास्ट में मैंने क्लियरली आपको डिफाइन किया हुआ है कि ऑपरेसर्स मंडेला के अनुसार क्यों नहीं फ्री थे। क्योंकि वे अपने अपने अंदर जो घृणा थी उस घृणा के जेल में बंद थे। उस जातिगत घृणा जो उन्होंने अपने मन में पाल ली थी वो जातिगत घृणा के वश में थे, उसी की जेल में वो बंद थे, उसी के कटघरे में बंद थे। इसीलिए वो सोचते थे कि जो ऑपरेसर्स थे, अत्याचारी थे, वो भी फ्री नहीं थे। यानी जो अत्याचार सहने वाले हैं वो तो फ्री थे ही नहीं, क्योंकि अत्याचारी उनके ऊपर शासन करते थे। लेकिन जो अत्याचारी थे वो भी फ्री नहीं थे, क्योंकि वो अपने अंदर की मन के अंदर बसे हुए जो संकीर्ण विचारधारा है या फिर अपने अंदर जो जातिगत घृणा है उसके जाल में जकड़े हुए थे, उसकी जंजीरों में बंधे हुए थे। तो यही इसका आंसर निकलता है। देखिए क्या आंसर निकलता है। देखिए आंसर क्या निकलता है। मंडेला थिंक्स दैट द ऑपरेसर्स वर नॉट फ्री लाइक ऑपरेस्ड। मतलब जो अत्याचारी जो थे, अत्याचार सहने वालों की तरह आज़ाद नहीं थे। जैसे अत्याचार सहने वाले आज़ाद नहीं थे, उसी तरह अत्याचारी भी आज़ाद नहीं थे। अ पर्सन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम, एक आदमी जो किसी की स्वतंत्रता, किसी की आज़ादी छीन लेता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो जो है नफरत के वश में होता है, नफरत का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, वो घृणा के ये काल कोठरी में बंद रहता है। एंड नैरो माइंडनेस, और संकीर्ण विचारधारा, छोटी सोच के और घृणा की काल कोठरी में बंद रहता है। यही तरीका उन्होंने बताया, यही चीज बताई कि जो अत्याचारी होता है वो भी आजाद नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने निकलता है वो क्या निकलता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन निकलता है, हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। मंडेला की जो आज़ादी की सोच थी, उन्होंने उनके अनुभव, उनकी एज को किस प्रकार से चेंज किया, किस प्रकार से परिवर्तित किया। तो यदि आपने लेसन को पढ़ा है और आपने देखा इस लेसन को, तो उन्होंने देखा कि जो बताया, उन्होंने लेसन के लास्ट में बताया है कि जो आज़ादी है वो इंडिविजिबल है। मतलब कभी किसी को कुछ ज़्यादा आज़ादी, कभी किसी को कम आज़ादी नहीं दी जा सकती। आज़ादी जो दी जाती है या तो बराबर दी जाती है, तो बिल्कुल नहीं दी जाती। क्लियर। तो यही उनकी सोच थी, यही उनका जो विचारधारा थी जो उन्होंने आज़ादी के बारे में बताई है। तो इसका आंसर ये निकलता है। देखिए क्या आंसर निकलता है। देखिए आंसर क्या निकलता है। मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम मींट फॉर हिम लाइक डूइंग व्हाट ही लाइक। मतलब मंडेला की शुरुआत में जो सोच थी आज़ादी के प्रति वो ये थी कि उनको उस कार्य को करने की आज़ादी मिले जो उन्हें पसंद है। बट लेकिन एज ही ग्रू अप, जैसे वो बड़े हुए, ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम इज इंडिविजिबल। उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि फ्रीडम यानी आज़ादी जो है, जो अविभाज्य है, उसको सबको बराबर दी जाती है। इट वॉज ऑल्सो ऑफ हिज ओन मैन, और ये आज़ादी जो है उनके खुद के लोगों के लिए भी है। ही थॉट ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑल हिज कंट्रीमैन मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। और शुरू कर दिए कि जो उनके देशवासियों के लिए आज़ादी है वो किसी भी चीज़ से अधिक आवश्यक है उनके लिए। ये उनकी आज़ादी के प्रति सोच हो गई थी। क्लियर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या निकलता है हमारे सामने। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या निकलता है कि हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला की जो आज़ादी के लिए भूख थी, उस भूख ने उनके जीवन को किस प्रकार से परिवर्तित किया, क्या परिवर्तन किया था उन्होंने, उसकी भूख ने, आज़ादी की भूख ने उनके जीवन में। तो आपने लेसन पढ़ा तो उसने देखा होगा कि आज़ादी की भूख ने उनसे उनका घर बार छुड़ा दिया था। एक नियमों को मानने वाला व्यक्ति एक क्रिमिनल बन गया था, और एक जीवन से प्यार करने वाला व्यक्ति एक संतों की तरह जीवन जीने पर मजबूर हो गया था। ये सारी परिवर्तन उनकी लाइफ में आए थे। तो आंसर हमारा जो निकलेगा वो इसी पे बेस निकलेगा। देखिए आंसर क्या निकलता है। देखिए आंसर क्या निकला। मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिम इनटू अ ग्रेट मैन। जो मंडेला की आज़ादी की भूख ने उन्हें एक महान व्यक्तित्व में बदल दिया। महान व्यक्तित्व क्या करते हैं, अपने घर बार को छोड़ देते हैं और अपने परिवार से पहले अपने देश के बारे में सोचते हैं। ऐसे होते हैं महान व्यक्ति। तो उनकी हंगर फॉर फ्रीडम, भूख, आज़ादी की भूख ने उनको एक महान व्यक्ति में बदल दिया। अ स्टेट्समैन, अ विजनरी, एक सभ्य आदमी, एक जो थे एक दूरदृष्टता बन गए। वो दूरदृष्टा बन गए कि एक आगे की सोच रखने वाले व्यक्ति बन गए। ही वर्क डे एंड नाइट फॉर इट। उन्होंने रात दिन इसके लिए काम किया। किसके लिए, आज़ादी के लिए, अपने लोगों की और अपनी आज़ादी के लिए उन्होंने रात दिन इस पे काम किया। ही अंडरवेंट फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर्स। उन्होंने
शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की प्रताड़ना से। शारीरिक प्रताड़ना मतलब जब उनको पुलिस वाले जेल में ले जाते थे और उन्हें जब बंद करते थे तो उनको शारीरिक प्रताड़ना दी जाती थी, और साथ ही साथ उनको मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी। उनके परिवार को उनसे अलग कर दिया गया, उनको अलग जीवन जीने पर मजबूर कर दिया गया। ये उनकी मानसिक प्रताड़ना थी। तो उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की प्रताड़ना से ही इट वॉज फॉर ऑब्टेनिंग फ्रीडम फॉर हिज ओन पीपुल, केवल इसलिए था क्योंकि उन्हें अपने लोगों के लिए आज़ादी चाहिए थी। क्लियर? तो इसी के साथ ये लेसन अब समाप्त किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको लिखाए हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर आपने लिख लिए होंगे और तैयार कर लेंगे। आने वाले जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन या बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आंसर आपके बहुत काम आने वाले हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ। हाँ, इसके अतिरिक्त अगर कोई भी और क्वेश्चन आंसर आपके दिमाग में है या आपकी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं पता है और आप मुझसे उसका क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख छोड़िए। निश्चित ही मैं आपका क्वेश्चन का आंसर आपको भेज दूंगा और आप उस क्वेश्चन को रेडी कर लेंगे। इससे अतिरिक्त और कोई क्वेश्चन अगर होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ भी सीखा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए, क्योंकि जितना शेयर करेंगे आपके दोस्त भी इससे ज़्यादा उतने ही ज़्यादा बेनिफिट पाएंगे। तो शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है आपको हर एक टॉपिक पे, हर एक विषय पे एकदम डिटेल वीडियो देता है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड योर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू, बाय।